प्रिय विद्यार्थियों, रूसो के राजनीतिक चिंतन पर हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं, जो कि हाब्स लॉक की ही तरह एक समझौतावादी विचारक था। लेकिन तीनों में मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौता और राज्य, हर बिंदुओं पर विभिन्नता थी। हाब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था बड़ी भयावह थी, युद्ध की अवस्था थी, व्यक्ति का जीवन निरंकुश, एकाकी, क्रूर हो गया था। लॉक कहता है कि नहीं, प्राकृतिक अवस्था गोल्डन पीरियड था, सब लोग भाईचारे के साथ रहते थे, सह-अस्तित्व की भावना थी। और रूसो इन दोनों से भिन्न, न तो हाब्स की तरह यही कहता है कि भयावह अवस्था थी, न लॉक की तरह कहता है कि स्वर्णिम अवस्था थी, बल्कि वह कहता है कि जो प्राकृतिक अवस्था थी वह जंगली अवस्था थी, शांतिपूर्ण अवस्था थी, जिसमें मनुष्य नोबल सैवेज, एक सज्जन जंगली के रूप में था। और जब इस तरह का मनुष्य था तो कैसे कैसे ये परिवर्तन आया, कैसे समझौता हुआ, कैसे राज्य का गठन हुआ, इन बातों पर, रूसो की बातों पर ख़ास तौर से हम ध्यान देंगे। रूसो के चिंतन को पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उसकी 2-3 कहावतें हैं, डिक्टम्स हैं, उनको ज़रूर जाना जाए। जैसे मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेन, व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु फिर भी वह सर्वत्र बंधनों से जकड़ा हुआ है। एक कहावत तो ये है बहुत बढ़िया, जिसने मानव स्वतंत्रता का पक्ष रखा। और 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें नेपोलियन ने कहा कि बिना रूसो के चिंतन की ये क्रांति तो संभव ही नहीं थी। और यही कारण है कि रूसो को मानवीय स्वतंत्रता का पैगंबर भी कहा जाता है। एक कहावत है, डिक्टम है बहुत फेमस रूसो का, बैक टू द नेचर, प्रकृति को लौट चलो। तो आप जानते हैं कि एक निबंध प्रतियोगिता हुई थी जिसका टॉपिक था कि विज्ञान और कला के आविष्कार ने मानव सभ्यता या मनुष्य को सभ्य बनाया है, उसके लिए वो वरदान है कि अभिशाप है। सभ्यता को नष्ट किया है कि उसमें सृजन किया है। और आप जानते हैं कि रूसो ने ये पक्ष रखा कि विज्ञान ने और विवेक ने सभ्यता को नष्ट कर दिया है। रीज़न करप्ट द सिविलाइजेशन। और इसीलिए वो ये भी कहता है कि मनुष्य एक भ्रष्ट जंतु है। इसको भी थोड़ी से शब्दों में समझ लिया जाए। व्यक्ति स्वभावतः बहुत अच्छा होता है, रूसो कहता है कि उसमें करुणा है, दया है, प्रेम है, सहयोग है, सब कुछ है। और प्राकृतिक अवस्था बड़ी अच्छी थी। आप कल्पना कर सकते हैं किसी सरोवर का, आप देखे होंगे कि जो पानी में तैरने वाले जानवर होते हैं, एकदम निर्द्वंद होकर के पानी में तैर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, उड़ रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, आपस में खेल कूद रहे हैं।
एक नेचुरल सिनेरियो है। आप जानते हैं कि वो फ्रांस का नागरिक था, जिनेवा में पैदा हुआ था, स्विट्ज़रलैंड के। तो एक प्राकृतिक सौंदर्य बोध तो उसके अंदर था ही, लेकिन मनुष्य वैसा ही था। लेकिन मनुष्य में ज्यों-ज्यों विवेक का आविर्भाव होता गया, बढ़ता गया, त्यों-त्यों उसमें तमाम तरह की दुर्भावनाएं आती गईं। क्रोध, अहंकार, हिंसा, लालच, लोभ, बदले की भावना, द्वेष, ये सब आने लगा। इसका एक छोटा सा उदाहरण दूं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो आप देखें कि बहुत छोटा जब होता है, थोड़ा सा होश आती है, 2-4-8 महीने का होता है, 10 महीने का होता है। उसके पास विवेक उतना नहीं है, कोई छल प्रपंच नहीं है। आपने 100 रुपए की नोट पकड़ाई, उसने पकड़ा और मुंह में डाल लिया, या वो फाड़ के फेंक दिया। वो क्या जाने कि ये नोट है और किस काम की है। थोड़ा बड़ा हुआ, अब उसमें बुद्धि बढ़ी, विवेक बढ़ा, समझ आई कि नहीं नहीं ये नोट है, इसको फाड़ना नहीं है। अब बड़ा होने पर 1-2 साल का हो गया तो आप नोट पकड़ाते हैं तो बच्चा पकड़ लेता है, लेकिन जब आप वापस मांगते हैं तो वो मुट्ठी नहीं खोलता है, भले वो फट जाए। अब इससे भी बड़ा हुआ, बुद्धि बढ़ी, नोट जान गया, नोट छोड़ना नहीं चाहता है, तो अब दूसरे की नोट भी रखना शुरू कर दिया। क्या आया उसके मन में? स्वार्थ है, बेईमानी आई, चोरी आई। बच्चा वैसा पैदा नहीं था, क्लीन स्लेट की तरह था। जैसे कोई स्लेट बहुत साफ सुथरा क्लीन है, हम जैसी तस्वीर जो भी आकृति उस पर बनाएंगे, लाइन खींचेंगे चौक से, वैसा ही उस पर चित्र बनेगा। तो मनुष्य का जो ओरिजिनल आविर्भाव के समय जो हृदय है और मानस पटल है वो बड़ा नोबल है, इसीलिए वो बॉर्न तो फ्री होता है। जैसे आजकल हॉस्पिटल्स में बच्चे जब पैदा होते हैं तो क्या भगवान भेजता है क्या किसी को कि तुम टाटा घर जाओ, बिरला घर जाओ, क्या जाओ, हर जगह बच्चा पैदा होता है, और न तो बच्चे से पूछ के भेजा जाता है। तो लेकिन जब पैदा होते ही उसके ऊपर क्या नाम है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, इसका धर्म क्या है, इसकी जाति क्या है, इसका क्षेत्र क्या है, इसका संप्रदाय क्या, मतलब पैदा होते ही लेबर रूम से निकलते 8-10 तरह के बंधन लग गए। और ये बंधन फिर परिवार में गया, परिवार से कुछ सीखा, फिर समाज में गया, वहाँ से कुछ सीखा, फिर स्कूल्स में गया, और वो इस तरह की चीज़ें वो सीखता जाता है। तो वह मनुष्य, वह बच्चा जो बड़ा निर्मल था, सज्जन था, नोबल था, अब वह इस तरह की चीज़ों का, जिसमें कमियां हैं, जिसके अंदर दुर्भावनाएं हैं, वो सब का एक गट्ठर बन गया। और ये बंधन कब ख़त्म होगा? तो कहता है बंधन तो तभी ख़त्म होगा जब वो मर जाएगा। तो पैदा होने के समय स्वतंत्र है व्यक्ति, और मरने के बाद स्वतंत्र है, और पहली सांस से आखिरी सांस तक वह कहीं न कहीं किसी न किसी बंधनों में, सीमाओं में जकड़ा हुआ है। इसलिए चाहता है रूसो कि इसको प्रकृति की ओर लौटना चाहिए। प्रकृति की ओर लौटने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो हमारा नेचर है, ये नहीं कि प्रकृति की ओर लौट चलो अर्थात हम जंगली जीवन में चले जाएं, झरने का पानी पिए, हम वृक्षों की छाल पहने, आदि कालीन जीवन व्यतीत करें। नहीं, प्रकृति की ओर लौटने का मतलब हमारा प्रकृति क्या, हमारा नेचर क्या है। तो व्यक्ति का नेचर कभी हिंसक नहीं रहा है। व्यक्ति जो है वो सामाजिक प्राणी है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, व्यक्ति एक विवेक प्रधान प्राणी है। ये सब होना चाहिए। छल, छद्म, मोह, हिंसा, अहंकार, ये तो धीरे धीरे आता। चोरी, बेईमानी, नियंत्रण का लालसा। तो हम अपने नेचर को प्राप्त करें, और इन विज्ञान और तकनीकी के ने हमारे विवेक की जो ओरिजिनलिटी है उसको ख़त्म कर दिया है। 1-2 उदाहरण मैं देना चाहूँगा। जैसे हम लोगों को याद है कि जब हम लोग
7-8 की कक्षाओं में पढ़ते थे, प्राइमरी और जूनियर हाई स्कूल में, तो भूगोल में एक सवाल आता था कि भारत का नक्शा बनाइए, मानचित्र बनाइए और उसमें फला 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 शहर कौन से हैं, कहाँ हैं, वो दर्शाइए। तो हम सभी छात्र भारत का नक्शा बनाना सीखते थे और बनाते थे। आड़ा तिरछा बन जाता था, बहुत सही नहीं तो गलत भी नहीं रहता था, और उसमें बम्बई, कलकत्ता, मद्रास जो भी है वो हम दर्शा देते थे। बाद में पता चला कि अब ये नहीं होता है। अब ये होता है कि एक नक्शा खाली बना बनाया एक मानचित्र मिलता है एग्ज़ाम्स में। अब है कि इसमें फला फला जगह दर्शाइए, तो आदमी नक्शा बनाना छोड़ दिया। अब हम लोकेशन केवल बताते हैं। फिर क्या हुआ कि नक्शा भी बना है, मानचित्र भी बना है, उसमें लोकेटेड कुछ बिंदु हैं, स्पॉट्स हैं। अब उसमें हमको ये चिन्हित करना है, लिखना है कौन सी जगह है, शहर का नाम क्या है। अर्थात मेरी नेचुरल कैपेसिटी ख़त्म हो गई। कभी हम मैप बनाते थे, फिर उसमें जगह भरते थे हैं, और हमारे पास तरह तरह के पहाड़ा, गिनती, सवैया, डेढ़ा, क्या क्या होता था। और आज कहीं आप दुकान पे जाइए और पूछे कि 175 रुपये मीटर कपड़ा है, 11 मीटर क्या हुआ, तुरंत कैलकुलेटर निकालेगा और कैलकुलेट का मतलब मैन की जो मेंटल कैपेसिटी रही है नेचुरल, वो ख़त्म हो गई। विज्ञान ने हमको हम विज्ञान पे इतने आश्रित हो गए, उन सब चीज़ों को छोड़ दिए। हमारे आपके बाप दादा पैदल सुल्तानपुर चले जाते थे, मुकदमा लड़ाते थे, कालकन चले जाते थे, गंगा नहा आते थे, इलाहाबाद चले जाते थे, कहीं भी जाते थे। आज क्या है कि हम ट्रेन से उतरते ही कुली चाहते हैं, रिक्शा चाहते हैं। मेरी जो नेचुरल कैपेसिटी थी वो ख़त्म हो गई। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत विस्तार में हमें नहीं जाना है, वो सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। हम परजीवी हो गए हैं। आज विज्ञान के ऊपर हम इतने निर्भर हो गए हैं कि बिजली ना आए तो मैं बार बार क्लास में कभी कहता भी हूँ कि आप गंदा कपड़ा पहनने के लिए बाध्य हैं, वॉशिंग मशीन चलेगी नहीं, चटनी नहीं खा सकते, मिक्सी चलेगी नहीं, 2-3 दिन में आएगी तो चटनी बनेगी। तो कितना हम निर्भर हो जाएंगे भाई। इसलिए बैक टू द नेचर, अपने प्रकृति को प्राप्त करिए, अपने गुणों को प्राप्त करिए, अपने ओरिजिनल स्वभाव को प्राप्त करिए। इसका मतलब बैक टू द नेचर। खैर, ये प्राकृतिक अवस्था और मनुष्य के स्वभाव से जब हम आगे बढ़ते हैं रूसों के, तो ये कहता है वो कि कोई ज़मीन का टुकड़ा घेर करके, कब्जा करके किसी व्यक्ति ने कहा होगा कि ये मेरा है, और वह व्यक्ति पहला ऐसा होगा जो संपत्ति के उस टुकड़े को अपना कहने के नाते तेरे मेरे की भावना पैदा की होगी, माइन एंड दाइन, और वो सिविल सोसाइटी या राज्य के जन्म का पहला कारण बना होगा। उसकी देखा देखी दूसरे भी किए होंगे, कुछ और किए होंगे, कुछ और किए होंगे, और पूरा जो समाज बड़ा शांत था, नोबल सैवेज था, पीसफुल था, वो अब जो है पूरा लड़ाई और युद्ध का स्थिति आ गई, हॉब्सियन स्टेट की तरह। तब लोगों में समझौते की बात आई कि कुछ ऐसा किया जाए कि इस स्थिति से हम लोग उबर सकें। तब लोग समझौता करते हैं। अब कैसे करते हैं और कैसा मन में उनके क्या है, उसको एक नाम देता है वो सामान्य इच्छा। अब यहाँ हमको ये समझना है कि सामान्य इच्छा क्या है। आप जानते हैं कि एक व्यक्ति का कई स्पेयर होता है, कई व्यक्तित्व होता है। जैसे हम व्यक्ति हैं और हम किसी देश और समाज के नागरिक भी हैं। व्यक्ति हैं तो मेरी कुछ व्यक्तिगत इच्छाएं हैं, खाना पीना, फिल्म देखना, घूमना नहीं घूमना, सोना बैठना, अपने हित के विषय में सोचना, लाभ के विषय में सोचना। लोग इसी में चोरी बेईमानी सब कुछ करते हैं, सब इंडिविजुअल विल है। लेकिन जब हम एक समाज के अभिन्न अंग के रूप में अपने को सोचते हैं तो हम सामाजिक हित की बात करते हैं, हम सार्वजनिक हित की बात करते हैं। हमारे जो पर्सनल विल है वो नहीं, वो हम यूनिवर्सल विल की बात करते हैं, जिसमें सबके हित की बात हो, टोटलिटी हो।
और ये भाव जब तक हमारे अंदर नहीं आता है तब तक तो हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं के वशीभूत होते ही हैं। एक उदाहरण और दे दूं कि आज़ादी के पहले देश जब गुलाम था और जब तक एक एक आदमी ये लड़ता था कि हम आज़ाद हो जाएं, हम आज़ाद हो जाएं, हमारी स्वतंत्रता मिल जाए, हम आज़ाद नहीं हो पाए। लेकिन जब पूरे देश में एक भावना जगे कि देश आज़ाद हो जाए, हमारे व्यक्तिगत हितों और इच्छाओं कोई मतलब नहीं, हम वीरगति को प्राप्त हो जाए, लेकिन देश आज़ाद हो जाए, दैट इज जनरल विल। रूसो एक स्पार्टन मदर का उदाहरण भी देता है। एक युद्ध में स्पार्टा की सेना में एक माता थी, उसके 5 बच्चे थे और 5 बच्चे मारे गए। तो रूसो लिखता है कि वो भागती हुई मंदिर में जाती है, देवता के पास जाती है और प्रार्थना करती है कि मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे 5 बच्चे देश के लिए मारे गए, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरे पास और बच्चे नहीं जिनको मैं देश के लिए समर्पित कर सकूं। ये जनरल विल है, जहां समाज का हित, राष्ट्र का हित, व्यक्ति के हित से श्रेष्ठ है। और जब ये जनरल विल लोगों में आई, ये भावना आई, तो एक व्यापक भावना आई, यूनिवर्सल विल थी, विल ऑफ ऑल फॉर द इंटरेस्ट ऑफ ऑल, सर्वहित की भावना आ गई। तो वो जा कर के लोगों में बात आई कि चलो भाई, हम लोग जो भी अधिकार हमारे थे, इंडिविजुअल लिबर्टी थी ना, हर आदमी लिबर्टी में था और सबसे लिबर्टी में थी, इसलिए किसी के पास लिबर्टी नहीं थी। एक बोलता दूसरा नहीं बोलने देता था, एक चलता दूसरा नहीं चलने देता था। इसलिए लोग चाहते हैं कि हम इन सारे अधिकारों को एक दूसरे को, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समर्पित कर दे, और इस तरह जब सबके सब एक दूसरे को समर्पित करेंगे तो अधिकार किसी के जाएंगे नहीं, वो लौट के आ जाएंगे। तो इन्होंने एक हाथ से समर्पित किया और पा भी गए। और ये भावना जनरल विल ही मुख्य रूप से संप्रभु है। एक चीज़ और मैं बताऊं कि हाब्स के चिंतन में लेवियाथन यानी निरंकुश राजा संप्रभु है, लॉक के चिंतन में कंसेंट की थियरी है, लिमिटेड गवर्नमेंट की थियरी है, व्यक्ति की सहमति और सीमित सरकार का सिद्धांत बनाया गया है। लेकिन रूसो जनरल विल का तो ये नैतिक भी है, ये इसकी कुछ चीज़ें विशेष अविभाज्य है, सर्वव्यापक है, श्रेष्ठ है, अदेय भी है, और यही संप्रभु है। एक शब्द में कहा जाए तो संप्रभु यानी जनरल विल यानी संप्रभुता, दोनों एक ही हैं। जो जो संप्रभुता के लक्षण हैं वो सब के सब सामान्य इच्छा के लक्षण। लेकिन ये सामान्य इच्छा कॉमन इच्छा नहीं है, कॉमन विल नहीं है। सामान्य इच्छा और कॉमन विल में सबसे बड़ा अंतर है कि पब्लिक इंटरेस्ट होना चाहिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा एक चीज़ और कभी कभी समझ में आता है, क्या सभी लोगों की इच्छा होगी तभी सामान्य इच्छा होगी? नहीं, एक व्यक्ति की भी इच्छा सामान्य इच्छा हो सकती है यदि वह जनहित में, सर्वहित में है, और सभी की इच्छा सामान्य इच्छा नहीं हो सकती है यदि वो जनहित में नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि महर्षि जो कहते थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। और वो सबके हित की जब बात करते हैं तो क्या वो ऋषि उस सब से अलग है? उसकी सब में उसका भी हित निहित है। यही सार्वभौमिक इच्छा है, यही सामान्य इच्छा है, और यही संप्रभुता है। अब यहाँ पर देखते हैं कि सामान्य इच्छा और संप्रभुता के नाम पर जो विभाज्य है, असीमित है, अदेय है, सर्वश्रेष्ठ है, उस पर तमाम आलोचनाएं आई कि भाई रूसो एक तरफ स्वतंत्रता का पैगंबर भी है, दूसरी तरफ वह जो है डेमोक्रेसी की भी कहा, सबकी इच्छा कॉमनवेल्थ करके करता है। लेकिन जो उसका परिणाम निकलता है वो तो हेडलेस लेवियाथन की तरह है। यानी ऐसा लेवियाथन, दैत्य या राक्षस, जिससे लेवियाथन माने जो हाब्स की रचना का एक मेटाफर है, उसका सर कट गया है, बॉडी लेवियाथन की है रूसो की। और इसमें कहने में कोई दो राय नहीं कि रूसो
बाद के आदर्शवादियों में प्रथम विचारक था। इसलिए कहना एक विचारक था, उसका कहना था कि रूसो समझौतावादियों में अंतिम नहीं, आदर्शवादियों में प्रथम विचारक था। और हम कहते हैं कि हाफ सलाख रूसो माने अंतिम रूसो है। तो जो परिणाम निकला रूसो के चिंतन का, फ्रांस की क्रांति में जो 1789 को हुई उसमें सहयोग किया, स्वतंत्रता का सबसे बड़ा नारा हुआ, मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर इज इन चेन। इस नारे को अपना आधार बनाकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। फ्रांस की रिवॉल्यूशन पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा का स्रोत थी। जारशाही का विरोध हुआ था उसमें, लेकिन बाद में चल करके प्रकृतिवाद का भी संकेत मिलता है, जनतंत्रात्मक व्यवस्था का। हाँ, एक समाजवाद के भी कुछ अंकुर मिलते हैं, कलेक्टिविटी का, समूह की भावना से। इसलिए रूसो बड़ा कन्फ्यूज़न में है, कई विचारों का उसमें सम्मिश्रण प्राप्त होता है। और ये तय करना, उसकी एक ईमाइल पुस्तक थी जो एक बहुत बड़ा एजुकेशनिस्ट माना जाता है, हम पॉलिटिकल साइंटिस्ट मानते हैं। उस रूसो को प्रकृतिवादी, प्रकृति और रोमांस, और उसका भी बहुत बड़ा दार्शनिक माना जाता है, नेचुरल थियरी का, नेचर का कॉन्सेप्ट उसका अलग था। कानून की भी बात करता है, क्योंकि जनरल विल का आदेश ही कानून है, और जनरल विल का प्रत्येक किसी न किसी रूप में बाद में चल के राजाई होता है, तो उसका आदेश कानून है, उसका हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो जनरल विल का, जनरल हमारी सबकी अपनी विल है, तो अपना विरोध करना हो जाएगा। तो निरंकुशता का भी समर्थन कर देता है। और इस तरह से तमाम आरोप प्रत्यारोप रूसो पर लगते हैं, तथापि उसकी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता के प्रति उसका आह्वान, व्यक्ति को प्रकृति की ओर लौट चलने का जो नारा है, स्लोगन है, ये सब ग्राह्य है, अनुकरणीय है। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर किसी टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।